चलिए जी। अच्छा जी, मैं जो आपको समझा रहा था दोबारा गौर से समझिए कि इसमें स्पेस का क्या मसला है। देखिए, जब भी इस तरह की चीजें समझनी होती हैं तो आपने एक सिनेरियो जनरेट करना होता है और उसके ब्याज पे समझना आता है कि छोटी प्रॉब्लम पे ये समझ में नहीं आता। तो सपोज कीजिए कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें ब्रांचिंग फैक्टर 10 है, तो रूट से कितने चाइल्ड कनेक्टेड है 10। तो मैंने नंबर लिखा हुआ, नंबर का मतलब ये नहीं है कि उसके नाम है, नंबर का मतलब है सेकंड लेवल पे 10 चाइल्ड है, तो थर्ड लेवल पे कितने होंगे। अगर सबके 10-10 चाइल्ड, 100, देन 1000, देन 10,000। सही है, क्लियर हो रही है बात, क्लियर है बात जी। अच्छा जी, तो फिर अब ये जो मैंने नोट्स बनाई हुई है, फर्स्ट करें उसको यहाँ जाना है, यहाँ तो ये कितने स्टेप दूर है, 1 2 3 4, 4 स्टेप दूर है। ऐसे ही ना, ये आंसर कितने स्टेप दूर है, 4 स्टेप। लेकिन जब मैं इसको बीएफएस से सॉल्व करूंगा तो बीएफएस क्या कहता है कि सबसे पहले आपने नंबर एक आध आगे पीछे हो सकता है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग के 10 चाइल्ड रख देने हैं। सही है, फिर जब 10 चाइल्ड आपके डिलीट होंगे तो उनके 100 चाइल्ड आ जाएंगे। ऐसा ही है, जब ये 10 के 10 चाइल्ड चेक हो जाएंगे, जब ये चेक हो रहे होंगे तो हर कोई अपने 10 चाइल्ड रख रहा होगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 100। जब ये 100 चाइल्ड चेक हो रहे होंगे तो हर कोई अपने 10 चाइल्ड रखेगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 1000। ये पूरे 1000 चाइल्ड। जब ये 1000 चाइल्ड चेक हो रहे होंगे तो जब ये पूरे चेक हो जाएंगे तो ये कितने रख देंगे मेमोरी में, 10,000। कितने लोगों को रख देंगे, 10,000 लोगों को। अच्छा जी, आपने आपका आंसर कितने स्टेप दूर था, 4 स्टेप। लेकिन आपने कितने लोगों से बात की, एक नंबर है अजम्पशन, 1110 लोगों से बात की। 1110 लोगों से बात की आपने 1110 लोगों से बात की, और साथ साथ आपने मेमोरी में कितने लोगों को रखा हुआ, 10,000 लोगों को। साथ साथ आपने मेमोरी में कितने लोगों को रखा हुआ है, 10,000 लोगों को। पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपने मेमोरी में कितने लोगों को रखा हुआ है, 10,000 लोगों को, और साथ साथ आपने बात कितने लोगों से की, 1110। ऑल दो कि आपका आंसर सिर्फ 4 स्टेप दूर था। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर ब्रांचिंग फैक्टर बहुत ज्यादा हाई हो तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो, तो चले आपकी समझ में आ रहा है कि आपका आंसर जो है वो, आप ये कह रहे हैं कि सर ऑप्टिमल भी है और कंप्लीट भी लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, टाइम और स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है। तो जो ब्रांचिंग फैक्टर हाई होते हैं उनमें रिकमेंडेशन होती है कि इसको यूज ना किया जाए। देखिए, टेबल बुक का मौजूद है, सिनेरियो टेबल है, जो मैंने समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाई है कि इसमें भी यही समझाया हुआ है कि आप सपोज कर लीजिए एक सिनेरियो क्या है कि आपका ब्रांचिंग फैक्टर 10 है और एक सेकंड में सपोजिशन है कि एक सेकंड में आप कितनी नोट को प्रोसेस कर सकते हैं, 10,000 को। कितनी नोट को प्रोसेस कर सकते हैं, 10,000 को। और हर नोट की जो मेमोरी है, जो स्टोरेज है, वो कितनी है, हर नोट लेती है 1000 बाइट्स। एक नोट 1000 बाइट की है। तो इन्होंने एक सिनेरियो समझाया है कि फर्ज करें इस पूरे सिनेरियो से अगर आपको डेप्थ 4 का आंसर ढूंढना पड़े तो आपको इतना टाइम लगेगा, इतनी मेमोरी चाहिए होगी। अगर आपको डेप्थ 6 का आंसर ढूंढना पड़े तो आपको इतना टाइम लगेगा, इतनी मेमोरी चाहिए होगी। तो इन्होंने कंपैरिजन किया है कि अगर डेप्थ 14 तक चले जाए, देखिए हम डेप्थ 3 तक, डेप्थ 4 तक गए थे, हम अभी हम डेप्थ 4 तक गए थे, तो ये कह रहे हैं अगर आप डेप्थ 14 तक चले जाएं, डेप्थ 14 तक चले जाएं तो आपको ये नोट्स बनेंगी, ये टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो, और ये आपकी मेमोरी लगेगी। एक सपोजिशन है ये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बीएफएस इज नॉट सुटेबल फॉर हायर ब्रांचिंग फैक्टर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बीएफएस बस इतना ही, आगे चलते हैं। अच्छा जी, बीएफएस में एक प्रॉब्लम क्या थी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, स्पेस के अलावा क्या प्रॉब्लम थी कि ऑप्टिमल कब नहीं होता बीएफएस, बीएफएस ऑप्टिमल कब नहीं होता, बीएफएस ऑप्टिमल कब नहीं होता, जब कॉस्ट इक्वल ना हो। ठीक है, तो इसीलिए एक एल्गोरिथम है जिसका नाम क्या है, उस एल्गोरिथम का नाम है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। बस मैं उसकी डायग्राम बना लूं, देन मैं उसको बोर्ड पर समझाता हूं आपको।
ये देखिए, एक मैंने डायग्राम बनाई है, ये ग्राफ है, ये ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी है, ये एस है, ये जी है। आपको पता होता है कि आपने ग्राफ में कहां से कहां विजिट करना है, तो हमें बताया हुआ है कि हमें एस से जी जाना है, ठीक है, एस से जी जा रहे हैं। अब इसमें कॉस्ट गिवन है, तो डेफिनेटली इसमें बीएफएस लगाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि बीएफएस जो है वो कॉस्ट पे काम करते हुए ऑप्टिमल आंसर नहीं देता। अब कॉस्ट गिवन है तो कॉस्ट के लिए इन्होंने कह दिया कि भाई एक और एल्गोरिथम है जो कि बीएफएस की तरह का ही है, उसका नाम है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च कैसे काम करता है, इसको भी समझने के लिए कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च समझें तो देखें, ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना भी हमें आना चाहिए। अब जो स्टार्टिंग स्टेट है वो क्या है, एस। बताइए एस के कितने चाइल्ड हैं, एस से कितने लोग कनेक्ट हैं, एस से कितने लोग कनेक्ट हैं, 3। अब इन 3 को आप ऐसे डिजाइन कर दें, और अब आपको कौन बताएगा कि लेफ्ट पे क्या आएगा और राइट पे क्या आएगा। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे आप लेफ्ट पे बना दें। जरूरी नहीं है बेटा दूसरा, आप जरूरी नहीं है कि आप एबीसी लिखें, लेकिन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम मेंशन ये कर देते हैं या आपको बता ही देते हैं कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बनाए लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट मोस्ट पे क्या आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, लेफ्ट पे क्या आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो ए पहले आ गया, बी फिर यहाँ पर आ गया, सी फिर यहाँ पर आ गया। सही है, क्लियर हो गई ये बात। तो ये जो है कोई रूल नहीं है स्टैंडर्ड, लेकिन सबको एक प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए हमने सबको कह दिया कि भाई आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बनाएंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। अब यहाँ पर सबको ये समझने की जरूरत है कि ये ए बी सी लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये ओपन होगा। ये बेसिकली एस के चाइल्ड थे और एस के चाइल्ड को हमने एक्सप्लोर किया। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ कि हमने एस के चाइल्ड को एक्सप्लोर किया है। तो एस ओपन हो गया, ए बी सी पे हम लोग अभी नहीं गए। क्लियर हो गई ये बात, हम एस पे चले गए। पॉइंट समझ में आ रहा है, हम एस पे चले गए। सही है, हम ए बी और सी पर नहीं गए हैं अभी। सही है, अब देखें एस से ए जाने की कॉस्ट कितनी है 1, एस से बी जाने की कॉस्ट कितनी है 5, और एस से सी जाने की कॉस्ट कितनी है 15। क्या समझ में नहीं आ रही चीज, दूसरा क्या समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं क्यू में लेके ही नहीं गया उनको, मैं आपको यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पढ़ा रहा हूँ, वो एल्गोरिथम खत्म हो गया आपको। देखिए क्लास में ना थोड़ा सा मेंटली भी प्रेजेंट है। मैंने आप लोगों को ये बताया था, जब भी मैं कोई एल्गोरिथम समझाऊंगा आपको तो पहले एल्गोरिथम समझाऊंगा, फिर ये समझाऊंगा कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। जैसे बीएफएस में पहले ट्रैवर्सिंग फर्स्ट समझा दिया था, फिर उसके बाद बताया था कि क्यू की मदद से बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी पहले यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च समझ लें आप लोग, तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च समझ में आ जाएगा तो फिर हम बताएंगे कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है। और रही बात बुशरा के सवाल की, तो क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी समझ में क्या नहीं आ रहा कि एबीसी क्या लिख रही है आप बार बार। अभी आपने बताया तो था ऊपर बेटा, किसी भी ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना आता है या नहीं आता, नहीं आता तो देखिए पीछे पढ़ा था हमने, मतलब दूसरे कोर्सेज में ये ग्राफ बना हुआ है, इसको ट्री में कन्वर्ट करना है। तो ग्राफ में हमें पता होना चाहिए कि कहां से स्टार्ट करना है। तो हमने एस बनाया, एस पता था, एस से कितने लोग कनेक्टेड है 3, वो तीनों इसके साथ बना दिए। अब लेफ्ट पे ए क्यों बनाया, सी क्यों नहीं बनाया, बी क्यों नहीं बनाया, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको लेफ्ट पे पहले बनाना, ये बताया मैंने आपको। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले बना लीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो कि सर मैंने सी बनाया था उन्होंने बी बनाया था। जो भी कॉस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखिए क्लास में अगर 2 स्टूडेंट, हम कंपटीशन कर रहे हो और हमें किसी कंपटीशन में एक स्टूडेंट को भेजना हो, हमने कहा भाई बताइए, ये फर्ज करें कोई भी एक सिनेरियो कहीं पर हमें डिसीजन लेना हो कि एक बंदा चूज करना है, तो हम कोई ना कोई क्राइटेरिया यूज करके उस बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज करें 2 स्टूडेंट की जीपीए बराबर है,
तो मैं बोलूंगा अच्छा भाई ठीक है, अटेंडेंस जिसकी ज्यादा वो आ जाए। तो कोई ना कोई चीज मैं यूज करता हूँ कि जिसके ब्याह पे मैं डिसीजन कर सकूं। तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, अगर मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन बनाता हूँ कि जिससे डिसीजन मेकिंग आसान हो। तो मैंने कहा कि भाई अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लेफ्ट में बना लेना, क्योंकि देखें आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, जितने भी एल्गोरिथम है टी की ट्रैवर्सिंग के, उसमें लेफ्ट चाइल्ड पहले आता है, राइट चाइल्ड बाद में आता है। तो इसका मतलब है जिस चीज को भी आप लेफ्ट पे बनाएंगे उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो सकती है। तो इसीलिए हमने कहा अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लेफ्ट पे पहले बनाओ। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? अब देखिए 1515 ये कम कॉस्ट को चूज करेगा, तो सबसे कम कॉस्ट कौन सी है? इत्तेफाक से 1 ही है ये। अब यहाँ ना गौर से ना अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखिए, कोई एक चीज भी आपने मिस कर दी तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो देखिए एस से ए जाने की कॉस्ट 1 है, ये 5 है, ये 15 है। ये कम कॉस्ट को चूज करेगा, ये लेफ्ट वाले को चूज नहीं कर रहा, ये उसको चूज कर रहा है जिसकी कॉस्ट कम है। तो अगर यहाँ लिखा हुआ था 1, यहाँ लिखा हुआ था 15, ये 1 को चूज करता। क्लियर हो गई ये बात? ये उसे चूज करेगा जिसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गई ये बात? तो अब मैं ए को चूज कर रहा हूं। जैसे ही मैंने ए को चूज किया, चूज करने का मतलब ये होता है कि उसके चाइल्ड आप बना दें। तो ए से सिर्फ ए की नोट कनेक्ट है, वो क्या है? जी। ए से सिर्फ ए की नोट कनेक्ट है, वो क्या है? जी। अब एस से ए जाने की कॉस्ट कितनी थी? 1। और ए से जी जाने की कॉस्ट कितनी है? 10। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है? 11। सही है? अच्छा, इसको जी ही ढूंढना था, इसको आंसर क्या ढूंढना था? जी। इसने कहा भाई मुझे आंसर मिल गया है, मुझे आंसर मिल गया है, लेकिन चूंकि मैं यूनिफॉर्म कॉस्ट एल्गोरिथम हूं, इसको आंसर मिल गया है, इसने अपने पास स्टोर कर लिया, ये मुझे ये आंसर मिल गया एस ए जी पे 11। लेकिन चूंकि ये यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम है, तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिथम ये करता है बेटा कि वो ये देखता है क्या 11 से छोटी कोई कॉस्ट सिस्टम में मौजूद है। क्या 11 से छोटी कोई कॉस्ट सिस्टम में मौजूद है? अगर मौजूद है तो वो क्या करता है, उसको फर्दर एक्सपेंड करता है। अपने 11 वाले आंसर को उसने याद रख लिया, ये कहीं स्टोर कर देगा वो। लेकिन जैसे ही वो देखेगा कि कोई और नंबर छोटा मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई मैं चांस ले लेता हूँ, हो सकता है मुझे वहां से कोई शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए। तो अब ये कहेगा कि भाई 11 से छोटा नंबर मौजूद है 5। फर्ज करें नहीं मौजूद होता, यहाँ पर लिखा होता 16, यहाँ पर लिखा होता 15, तो ये कहता है यही आंसर है, ये कहता है यही आंसर है। लेकिन चूंकि अभी 5 मौजूद है, तो ये क्या करेगा, ये कहता है कि उसको फर्दर ओपन कर ले। तो अब ये इसको ओपन करेगा, इससे भी मैं कहा चला गया जी पर, और ये लिखा हुआ था 5, ये लिखा हुआ था 5, ये टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। अब ये अपने पुराने आंसर से कंपेयर करेगा, तो भाई इसको एक और जी मिल गया, इसको एक और जी मिल गया, लॉजिक तो यही है, इसको एक और नया आंसर मिल गया, तो अब ये पुराने आंसर से कंपेयर करेगा। अब ये देखेगा भाई मेरा नया वाला आंसर जो है पुराने वाले आंसर से क्या बेहतर है, तो ये पुराने वाले आंसर को डिस्कार्ड कर देगा। ऐसे ही होना चाहिए। आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको एक दुकान पे रेट मिल गया है, तो बोले 500 का दे दूंगा, आपने उसको याद रख लिया कि भाई चीज मिल गई है लेकिन 500 में मिल गई। फिर आप अगली दुकान पे गए, आपको नहीं मिला, उससे अगली दुकान पे गए, आपको चला भाई 450 का दे रहा है, तो आपने कहा भाई चीज मिल गई है 450 का दे। पुराने वाले आंसर को आपने, मैं बताता हूँ, अभी आप खत्म नहीं कीजिए था, मैं बता दूंगा। पुराने वाले आंसर को क्या करा उसने, इग्नोर कर दिया, नए वाले आंसर को याद रख लिया। अब ये देखिएगा दोबारा क्या 10 से छोटा कोई नंबर है सिस्टम में? क्या 10 से छोटा कोई नंबर है सिस्टम में? क्या 10 से छोटा कोई नंबर है सिस्टम में? क्योंकि 10 से छोटा कोई नंबर नहीं है सिस्टम में, ये यहाँ रुक जाएगा और यही आंसर डिक्लेयर कर देगा कि एस बी जी मेरा आंसर है। बस इतनी सी बात। अगर 10 से छोटा कोई और नंबर होता सिस्टम में, तो ये उसको भी ओपन कर। क्लियर हो गई बात? अगर फर्क है 10 से छोटा कोई नंबर होता, ये उसे ओपन करता और आंसर आया था 20, तो ये आंसर इसे ही डिक्लेयर करता, 20 वाले को डिक्लेयर नहीं करता। ये लो कॉस्ट पे ही काम कर रहा है, ये कहलाता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। क्या कहलाता है? हाँ, लेकिन कॉस्ट में
मैं फिर रिपीट करता हूँ हारिस, आप जब एजेंट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि एल्गोरिथम आपको आंसर लाके दे देगा, एजेंट हमेशा क्या करेगा, डायरेक्ट उस बात को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब ये एल्गोरिथम आपको बताएगा कि SBG के थ्रू आपको कम कॉस्ट मिल सकती है, तो एजेंट क्या करेगा हारिस, एजेंट जाएगा डायरेक्ट S से B पर और B से G पर। एजेंट ये पूरा काम नहीं करेगा, ये एल्गोरिथम का काम है। सही है। मैंने आपको मिसाल दी थी प्यून वाली, कि मैंने प्यून को बोला मस्जिद ढूंढ के लाओ, कोई 2 दूर मस्जिद है, तो प्यून चाहे 4 घंटे में है 5 घंटे में है, वो आके मुझे बताएगा कि सर ये 3 मिनट दूर मस्जिद, तो मैं 3 मिनट वाला रास्ता चूज करूंगी। क्लियर होगी बात। ये एल्गोरिथम के अपने मसले हैं कि टाइम स्पेस, जाहिर सी बात है आपकी बात बिल्कुल सही है कि ट्रैवर्सिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन इन दी एंड हमें आंसर क्या मिल रहा है, ऑप्टिमल भी मिल रहा है। और ऑप्टिमल का मतलब क्या भी बताता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि अगर हमें ये एल्गोरिथम समझ में आया तो ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होगा, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे होगा। कैसे इसको पता चलेगा वो कॉस्ट छोटी थी, स्टोर करेगा कि क्या करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा कैसे करेगा। कंपैरिजन तो करते रहेंगे, मुश्किल नहीं हो जाएगा कंपैरिजन करते रहेंगे। एक ऐसा एल्गोरिथम लिखने को बोलूं जो बार बार कंपैरिजन करता रहे, बड़ा मसला हो जाएगा। तो फिर क्या होना चाहिए, हर चीज का हल मौजूद है। जो सवाल आपसे यहाँ पूछा जाएगा उसका जवाब मेरे पास होगा। पूछा इसलिए जा रहा है आपसे कि शायद आप जवाब दे दें। जी फरमाइए। छोड़े मैं बता देता हूँ, कोई बता ही नहीं रहा। लास्ट वाली को देखिएगा और कोई आंसर देखो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ही है सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जो चीज आप लोग पढ़ चुके होते हैं ना, चाहे वो मुझसे पढ़ी है किसी और से पढ़ी हो, वो मैं इसलिए पूछ रहा होता हूँ आपसे। थोड़ा सा याद कर ले, पीछे किसी कोर्स में पढ़ा हो, तो जाहिर सी बात है E2 में तो पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने। प्रियोरिटी क्यू, ठीक है, आरिफ ने जवाब दिया प्रियोरिटी क्यू। तो प्रियोरिटी क्यू जो है वो यूज करेंगे। प्रियोरिटी क्यू क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो प्रियोरिटी क्यू क्या होता है बेटा, क्या होता है प्रियोरिटी क्यू, कॉस्ट के हिसाब से क्यू को एडजस्ट करता रहता है। अच्छी बात है, कहीं से भी देखा हो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जवाब दे सकते थे अगर हम सोचें तो। प्रियोरिटी क्यू क्या करता है, कॉस्ट के हिसाब से एडजस्ट करता है। देखिएगा एस ओपन किया, अब मैं जरा क्विक समझाऊंगा क्योंकि हमें एल्गोरिथम समझ में आ गया। एस ओपन किया, ए बी सी, ठीक है। एस से ए जाने की कॉस्ट कितनी है 1, एस बी जाने की कॉस्ट कितनी है 5, और एस से सी जाने की कॉस्ट कितनी है 15, ठीक है। ये क्यू के हिसाब से रख दिया हमने। ये भी क्यू के हिसाब से एडजस्ट कर दिया, ये 1 लिखा हुआ। तो क्यू ने इसको बताया, क्यू ने इसको बताया कि भाई तुम कौन सा पाथ चूज कर लो, तो तुम पाथ चूज कर लो ये वाला, ठीक है। इसने बोला ठीक है मैं ए को ओपन कर देता हूँ। गौर से देखिएगा, इसने ए से जी ओपन किया, इसको मिल गया 11, ठीक है। ये क्यू जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा, तो देखिए कैसे एडजस्ट करेगा, ये तो डिलीट हो गया यहाँ से, लेकिन ये क्या होगा, ये देखें एस बी वाला 5 यहीं रहेगा। अब जो 15 और 5 के बीच में आ जाएगा ये 11, क्यू तो ऐसे ही काम करता है। तो देखिए एस ए जी हो गया 11 और एस सी हो गया 15, देख रहे हैं आप, ये क्यू अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। अब ये देखिएगा भाई क्यू में क्या पड़ा हुआ है सबसे आगे 5, इसका आंसर नहीं है ये, तो ये 5 को ओपन कर लेगा। क्लियर हो रही है बात। ये 5 को ओपन करेगा और 5 को ओपन करके देखेगा क्या मिल गया इसको, जी मिल गया किस पे 10 पे। अभी दोबारा से क्यू को एडजस्ट करेगा, देखें देखिए दोबारा से क्यू को एडजस्ट करेगा तो इसको मिल गया एस बी जी 10 पे, एस ए जी 11 पे और एस सी 15 पे। आंसर भी पड़ा हुआ है और सबसे आगे भी पड़ा हुआ है। यहाँ पर आंसर पड़ा हुआ था लेकिन सबसे आगे नहीं पड़ा हुआ था, यहाँ पर आंसर भी पड़ा हुआ है और सबसे आगे भी पड़ा हुआ है, तो बस यही इसका आंसर। क्लियर हो गई बात। तो ये प्रियोरिटी की यूज करते, ये कहलाता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। क्विक मुझे आंसर करें कि आपके ख्याल में ये कंप्लीट है या नहीं।
क्विक आंसर करें, क्विक। कंप्लीट है या नहीं है आपके ख्याल में? कंप्लीट है या नहीं है? शाबाश, क्विक आंसर कीजिए। बाकी लोग जल्दी से आंसर करें। कंप्लीट है, सकीना ने बोला कंप्लीट है, बुशरा ने बोला नहीं है, सानिया ने बोला है, यस सर कंप्लीट है, इकरा ने बोला है, जैन ने बोला है, सब लोग बोल रहे कंप्लीट है, सिर्फ बुशरा बोल रही कंप्लीट नहीं है। क्या करें बुशरा, मेजोरिटी के साथ जाएं या आपके आंसर को डिस्कस करें? जुबैर भी बोले इनकम्प्लीट है। चलो, जुबैर भी कह रहे हैं क्यों है जुबैर इनकम्प्लीट? मैं तो बता ही दूंगा बुशरा, मैं तो इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे। जो चीज मुझे नहीं आती होगी ना वो मैं क्लास में पढ़ाता ही हूँ। पता तो आप लोगों को ही बस। अच्छा, एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन जुबैर कह रहे हैं इनकम्प्लीट है। ये जुबैर इनकम्प्लीट क्यों है? अब ये मत बोलना लाइट चली गई जुबैर। बुशरा आप बता दें आपने इनकम्प्लीट क्यों बोला है, ताकि पता तो चले क्यों बोल रहे हैं। ये कंप्लीट एल्गोरिथम है, ठीक है। नहीं वैल्यूज इनकॉर्पोरेट की मतलब ही नहीं है यहाँ पर। बेटा कंप्लीट है, देखिए आपको आंसर लाके दे रहा है, आपका आंसर मौजूद है, गारंटी दे तो रहा है, गारंटी दे तो रहा है, आपको आंसर लेके आ रहा है। अगर आंसर मौजूद होगा जब तमाम नोट्स को विजिट कर रहा है तो फिर आंसर तो लाके दे देगा ये। तो ये कंप्लीट एल्गोरिथम, ठीक है। अब मुझे बताइए ऑप्टिमल है या नहीं है, जल्दी से बताइए, कोई ऑप्टिमल है या नहीं? यार नोट ज्यादा होने से बुशरा कोई ताल्लुक नहीं। पहली बात तो बुशरा आप अपना मैसेज ना एवरीवन पे सेंड करें ताकि सब लोग पढ़ ले, जो भी सवाल आ रहा है फिर मैं जवाब दूँ। नोट अगर ज्यादा होंगी तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है, कंप्लीट का मतलब है आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। अच्छा जी, ऑप्टिमल है या नहीं है जल्दी से बताइए शाबाश। ऑप्टिमल है, एवरीवन पे जवाब दें, एवरीवन पे, ताकि सब पढ़े आपका आंसर, फिर हम डिस्कस करें। यस सर ऑप्टिमल है सर। नहीं है, सानिया कह रही है नहीं है, सकीना कह रही है नहीं है, और कितने लोग कह रहे हैं कि है या नहीं है, जल्दी से बताएं जल्दी। बाकी लोग जो क्लास में आए हैं मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्लास में। ऑप्टिमल नहीं है, ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल है नहीं, क्या चल रहा है? तू पढ़ा मैं रहा हूँ, आधे लोग कुछ और समझ रहे हैं, आधे लोग कुछ और समझ रहे हैं। सही है। देखिए भाई ये ऑप्टिमल है, मुझे बताइए ऑप्टिमल है नहीं? कंप्लीट है तो ऑप्टिमल की कोई कहानी नहीं है ऐसी, कंप्लीट है तो ऑप्टिमल भी होगा, ठीक है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन कंप्लीट है, ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल इसलिए है कि आप मुझे बताएं इसने अभी आपको क्या आंसर ला के दिया है? 10 वाला ला के दिया, 11 वाला या 20 वाला? तीन आंसर देना, 10, 11, 20। 10 से भी आंसर आ सकता था, 11 से भी आ सकता था, 20। इसने आपको कौन सा ला के दिया? 10। छोटा तो ला के दिया है, शॉर्टेस्ट बात तो ला के दिया है, तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ऑप्टिमल नहीं है? सवाल वो पूछा जा रहा है जो आपको पढ़ा दिया गया है, कि आपको वो आंसर ला के दे रहा है जो जो के शॉर्टेस्ट है, तो ये ऑप्टिमल है। क्लियर हो गई बात? आपके सामने एग्जाम्पल नहीं मौजूद? हाईएस्ट क्वालिटी सॉल्यूशन इन अ सेंस, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? लो कॉस्ट। सही है भाई, डन हो गया, यूनिफॉर्म कॉस्ट समझ में आ गया। चले, अब आ देते हैं बीएफएस हो गया, यूसीएस हो गया,
अब आ जाते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च पर। देखिए डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे काम करता है। बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है, एक ऐसा एल्गोरिथम है कि जिसमें आप लेफ्ट टू लेफ्ट चाइल्ड विजिट करते रहते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, फिर मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, ठीक है। ये देखिए स्क्रीन पे देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर यूज करता है फ्रिंज के अंदर, वो देखिए बीएफएस कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहा था फ्रिंज के अंदर, बीएफएस जो है फ्रिंज के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहा था, लीफो, ठीक है। ये यूज करता है लीफो स्टैक, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये तमाम एल्गोरिथम बहुत आसान है, आप इनको एक कहानी की तरह पढ़ें, चीजें आपस में कनेक्टेड है। देखिए बीएफएस में क्या मसला हो रहा था, बीएफएस में सर मसला ये हो रहा था कि वो ऑप्टिमल नहीं था, तो हमने यूसीएस पढ़ लिया, सही है, स्टैक यूज करता है उधर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, ये भी फ्रिंज के अंदर, तो फ्रिंज के अंदर वो यूज कर रहा था क्यू, कौन, बीएफएस। यूसीएस फ्रिंज के अंदर कौन यूज कर रहा है, प्रियोरिटी क्यू। तो डीएफएस जो है वो फ्रिंज के अंदर क्या यूज कर रहा है, लीफो। लीफो क्या होता है, लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब पहले इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, फिर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ए नोड आई, ए नोड जैसे ही आई तो ए के दो चाइल्ड हैं बी और सी, तो हमने सबसे पहले किसको विजिट किया, बी को। आपको ये शायद आता भी है एल्गोरिथम, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में एक एल्गोरिथम है ये, देखें जी स्टैक यूज होगा। अब मैं समझा देता हूँ फिर मैं बताता हूँ कैसे यूज होगा, ठीक है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में से कोई एक एल्गोरिथम है। अभी देखिए जैसे बी पे आया ये, अब बी के चाइल्ड जनरेट किए और बी के लेफ्ट चाइल्ड पे आ गया, फिर डी पे आया, डी के चाइल्ड जनरेट किए, डी के लेफ्ट चाइल्ड पे आ गया, देख रहे हैं आप। तो लेफ्ट टू लेफ्ट विजिट करता रहता है, जब तक इसको लेफ्ट मिलता रहता है ये लेफ्ट पे जाता रहता है, जहां लेफ्ट के मजीद चाइल्ड नहीं होते। देखिए एच पे आया, एच का मजीद को चाइल्ड नहीं है, एच का मजीद को चाइल्ड नहीं है, ये चला गया अब आई पर। फिर इसके मजीद को चाइल्ड नहीं है तो ये चला गया बी के राइट चाइल्ड पर। तो इसकी लॉजिक क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम से, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। ये देखिएगा, जी जी बेटा वही है। अब देखिए फर्स्ट करिए, ये एक ट्री है, ठीक है। तो गौर से देखिएगा जरा स्क्रीन पे, मैं डायग्राम पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। असल में लॉजिक ये है कि लेफ्ट किसी भी नोड की ना लेफ्ट सब ट्री होती है और राइट सब ट्री होती है। देखें ए के हिसाब से ये लेफ्ट सब ट्री है, और फिर ए के हिसाब से ये सेंटर ट्री है, फिर ए के हिसाब से राइट मोस्ट ट्री है, ए के हिसाब से। तो ए की तीन सब ट्री बन गई है, ए के जितने चाइल्ड होंगे उतनी सब ट्री बनेगी। ये कहते हैं कि लेफ्ट सब ट्री पहले सॉल्व करो देन राइट मोस्ट की तरफ जाओ। तो ए की लेफ्ट सब ट्री कौन सी है, बी। गौर से देखिएगा, तो सबसे पहले मैंने ए को विजिट किया, स्क्रीन पे देखते रहिएगा, मैंने ए को विजिट किया। अब ए के बाद में आ गया कहां पर, ए की लेफ्ट सब ट्री। अब ये भूल गया, सब कुछ भूल गया हूं मैं इधर आ गया, और अब मैं बी पे आ गया। अब ये जो बी है, बी जो है लेफ्ट सब ट्री की रूट है, ऐसे ही है, जल्दी जल्दी आंसर करें प्लीज। ये बी जो है वो लेफ्ट सब ट्री का रूट है, ऐसे ही है ना। तो इसने बी को विजिट कर लिया। अब बी के हिसाब से, बी के हिसाब से देखें, और से देखिएगा, बी के हिसाब से एक ट्री ये है, स्क्रीन पे देखते रहिएगा, ओवरराइड हो रहा है ये, और एक ट्री ये है, ऐसा ही है। नहीं आप मुझे ट्रैवर्सिंग बात ना बताएं, जो मैं समझा रहा हूं वो देखिए। बी के हिसाब से एक ट्री ये है, एक ट्री ये है। अब बी का लेफ्ट कौन सा है, ई वाली ट्री। ये ई पे आया और इसने ई को विजिट कर लिया,
सही है। अब ई का लेफ्ट और ई का राइट देखना है, ना ई का लेफ्ट है ना ई का राइट है, ना ई का लेफ्ट है ना ई का राइट है। ये वापस जाएगा बी पे और बी से बोलेगा मैंने तुम्हारा पूरा लेफ्ट पार्ट विजिट कर लिया, लेफ्ट के बाद में कौन सी ट्री है, तो बोलेगा एक ट्री और है जो एफ से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है, एफ से। तो अब ये एफ पे जाएगा, कहां गया, एफ पे गया। सही है। अब एफ के हिसाब से, एफ के हिसाब से भी दो ट्रीज हैं, एक ट्री वो है जो जे से स्टार्ट हो रही है, एक ट्री वो है जो के से स्टार्ट हो रही है, ऐसा ही है। तो एक ट्री जे से स्टार्ट हो रही है और एक ट्री कहां से स्टार्ट हो रही है, के से स्टार्ट हो रही है। तो ये एफ से कहेगा भाई पहले तुम्हारी लेफ्ट ट्री पे जाऊंगा मैं, तो एफ की लेफ्ट ट्री कहां से स्टार्ट हो रही है, जे से। अभी जे से कहेगा तुम्हारी लेफ्ट ट्री है, वो कहेगा नहीं, जे से कहेगा तुम्हारी राइट ट्री है, वो कहेगा नहीं। तो भाई ये आएगा एफ की राइट ट्री पे, और एफ की राइट ट्री कहां से स्टार्ट हो रही है, एफ की राइट ट्री कहां से स्टार्ट हो रही है, के से। एफ की राइट ट्री कहां से स्टार्ट हो रही है, के से, ये के को पिक करेगा। कैसे ये के को पिक करेगा, तो के हिसाब से भी एक लेफ्ट ट्री एक राइट ट्री है, यही चलता रहेगा। इट्स ऑल अबाउट रिकर्जन, ठीक है, बैक ट्रैकिंग रिकर्जन। ये देखें एल आ गया यहाँ पर, अब एल से पूछेगा तुम्हारी लेफ्ट ट्री है, वगैरह नहीं, राइट ट्री है नहीं, वापिस आएगा के पे, के से कहेगा तुम्हारी राइट ट्री कोई और है, वगैरह एम से स्टार्ट हो रही है। तो इसने के के बाद एल और एम को विजिट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू बी, बी ए के हिसाब से पूरी लेफ्ट ट्री विजिट हो गई। अब ये आएगा सी पर, ये आएगा सी पर और सी को विजिट करेगा और सी से कहेगा तुम्हारी लेफ्ट ट्री है राइट ट्री, वो कहेगा हाँ दो है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक यहाँ से। क्लियर हो रही है बात। तो सी के बाद ये कहाँ जाएगा, सी के बाद कहाँ जाएगा, जी पर, फिर कहाँ जाएगा, जी के बाद एच, फिर एन, फिर ओ, फिर डी, फिर आई। ये इसका ट्रैवर्सिंग पाथ बनेगा। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो ये इसका ट्रैवर्सिंग पाथ बनेगा, ये ओ नहीं है बेटा, डी है, ठीक है। ये इसका ट्रैवर्सिंग पाथ बनता है। तो लेफ्ट टू राइट है। अब अगेन अगर आप ऐसे याद करेंगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहें कि सर बस स्टैक यूज कर लूंगा मैं, स्टैक कैसे यूज होगा वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पॉइंट समझ में आ गया आपके। तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और स्टैक बना रहा हूँ ताकि थोड़ी सी मुझे जगह मिल जाए। तो देखिए स्टैक यहाँ बना रहा हूँ, बस स्टैक में नोड कैसे विजिट करनी है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है ये जुबैर, बहुत आसान है, रुक जाए। सबसे पहले आपने ए को रख दिया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिए यही नोड बन के आएगी। मैंने ए रखा स्टैक में, ए बाहर आ गया। अब फर्स्ट करें हम किसी स्पेसिफिक चीज को नहीं ढूंढ रहे, हम किसी स्पेसिफिक चीज को नहीं ढूंढ रहे हम सिर्फ विजिट कर रहे हैं। तो ए से पूछा भाई तुम्हारे चाइल्ड कौन से, ए बाहर आ चुका था, ए ने कहा मेरे 3 चाइल्ड है, बी सी डी। तो आपने पुश कैसे करवाना है स्टैक में, ऐसे पुश करवाना है कि राइट से पुश करवाएं, लेफ्ट साइड सबसे टॉप पर है। आपने स्टैक में ऐसे पुश करवाना है कि राइट से पुश करवाएंगे ताकि लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड सबसे टॉप पर है। राइट से पुश करवाएंगे ताकि लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड सबसे टॉप पर है। तो मतलब है सबसे नीचे क्या आएगा, गौर से सुन लीजिए, राइट से पुश करवाएंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, राइट से पुश करवाएंगे ताकि लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड टॉप पर आए। तो देखें सबसे पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा। ये आप याद कर लें एक बार कि राइट से पुश करवाएंगे, सही है। अब आपने स्टैक से बोला पॉप, तो स्टैक ने आपको क्या दे दिया, बी, और बी के चाइल्ड आपने दोबारा स्टोर करवा दिए, किस ऑर्डर में, बी डिलीट हो गया ऐसे, बी के चाइल्ड आपने स्टोर करवा दिए किस ऑर्डर में, राइट चाइल्ड फर्स्ट एंड लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड सेकंड। तो देखिए एफ और ई। अब टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, ई पड़ा हुआ है, ई डिलीट हो गया और ई का कोई चाइल्ड नहीं है, ई का कोई चाइल्ड नहीं है। फिर नीचे क्या पड़ा हुआ है, एफ, एफ डिलीट हो गया, एफ के 2 चाइल्ड हैं, एफ को बाहर निकाला और एफ के जो 2 चाइल्ड हैं उसमें से राइट चाइल्ड को पहले रखा के को, फिर ऊपर रख दिया जे को। फिर जे बाहर आया और जे से पूछा तुम्हारा कोई चाइल्ड है, उसने कहा नहीं। फिर के बाहर आया, के से पूछा तुम्हारे 2 चाइल्ड है, उसने बोला एम और एल, के बाहर आ गया। फिर एल आया बाहर, उसका कोई चाइल्ड नहीं है, फिर एम आया बाहर, उसका कोई चाइल्ड नहीं है। फिर अगर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी। तो देखिए ये पूरी ट्री विजिट हो गई और अब सी पे आ गया मैं। तो सी को बाहर निकाला और सी से पूछा तुम्हारा कोई चाइल्ड है, तो उसने कहा मेरे 2 चाइल्ड है, जी और एच। तो पहले एच रखूंगा फिर जी रखूंगा।
फिर जी बाहर आया तो जी का चाइल्ड कोई नहीं है। फिर एच बाहर आया तो एच के दो चाइल्ड हैं। एच के दो चाइल्ड कौन कौन से हैं? ओ एंड एन। फिर एन बाहर आया, एन का कोई चाइल्ड नहीं है। फिर ओ बाहर आया, कोई चाइल्ड नहीं है। फिर ऊपर गए तो क्या बचा? देखें सिर्फ डी बचा हुआ। फिर डी को हमने बाहर निकाला, डी का एक ही चाइल्ड था, आई उसको भी ट्रेवर्स कर लिया। इस तरीके से ये काम खुद ब खुद कर लेगा। यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। आप सिर्फ स्टैक यूज करें, चाइल्ड को आप लेफ्ट वाले को टॉप पे रखे, राइट वाले को बॉटम पे रखे, पूरी ट्री आपकी आराम से ट्रेवर्स हो जाएगी। इज इट क्लियर? फिर इसके अंदर आपने क्या यूज करना है बेटा? आपने फिर इसके अंदर यूज करना है स्टैक स्ट्रक्चर। बहुत आसान है। अगर अभी फिर भी कोई प्रॉब्लम है ना तो आप एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत आसान एल्गोरिथम था। अब मुझे क्विक आंसर कीजिए, आपके ख्याल में ये कंप्लीट है या नहीं? जल्दी से सोचें तो बताइए कि कंप्लीट है या नहीं। सब आंसर करेंगे, सब। यस का मतलब कंप्लीट है, सब लोग आंसर करेंगे, सब। सारा, रोशनी, फरोआ, मुस्लिम, ये लोग आंसर कर दिया इन्होंने। जल्दी से आंसर करें। अनस, सईद, आंसर करें जल्दी जल्दी सब लोग। कोई है ऐसा क्लास में जो कह रहा हो कंप्लीट नहीं है? तो वो मैसेज कर दे अभी जो कह रहा हो कि कंप्लीट नहीं है। चले, आप सब कह रहे हैं कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट नहीं है। मैं भी बताता हूँ आपको, अभी आप दिमाग को जोड़ नहीं दीजिएगा कि क्यों नहीं है, अभी बताता हूँ। टाइम होने वाला है, ब्रेक का, मैं नहीं दे रहा। अच्छा ये बताइए, कंप्लीट तो चले नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। ये बताइए ऑप्टिमल है या नहीं आपके ख्याल में? ऑप्टिमल नहीं है। दूसरा कह रही है ऑप्टिमल नहीं है। बाकी लोग जल्दी बताइए ऑप्टिमल है या नहीं? ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल कंप्लीट नहीं है। ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल है या नहीं है? तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं है। ना ये ऑप्टिमल है ना ये कंप्लीट है। सही है। हम इंशाल्लाह 10:30 बजे दोबारा मिलते हैं और आपको बताते हैं कि ये दोनों चीजें क्यों नहीं है। सही है। 10:30 में हम दोबारा मिल रहे हैं और आपको बताते हैं कि कंप्लीट भी नहीं है और ऑप्टिमल भी नहीं है। ठीक है, सही है। 10:30 पे खुद मैंने ये सवाल छोड़ा है ताकि मैं जब दूसरा एल्गोरिथम स्टार्ट करूं तो वहीं से कंटिन्यू करूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। 10:30